फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर हो रही एक खतरनाक पुलिस चेज से होती है। कुछ बैंक लुटेरे डकैती करने के बाद पुलिस से बचकर भाग रहे हैं और उन पर गोलियां चला रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अपराधी उनकी पकड़ से बाहर रहते हैं। इसी दौरान शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैंकॉक एक पार्क के पास नशे की हालत में सो रहा होता है। हैंकॉक के पास उड़ने की क्षमता, असाधारण ताकत और गोलियों से भी सुरक्षित रहने जैसी सुपरह्यूमन शक्तियां हैं, लेकिन उसकी लापरवाही और शराब की लत के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते। वह लोगों की मदद तो करता है, लेकिन अक्सर उसकी वजह से जरूरत से ज्यादा नुकसान हो जाता है। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आकर बताता है कि कुछ अपराधी बैंक लूटकर भाग रहे हैं, लेकिन हैंकॉक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है। जब लड़का गुस्से में उसे गाली देकर चला जाता है तो हैंकॉक का ईगो जाग जाता है और वह तुरंत आसमान में उड़ जाता है। कुछ ही पलों में वह अपराधियों तक पहुंच जाता है। उन्हें रोकने के लिए वह तेज रफ्तार से एक बड़े बिलबोर्ड को चीरते हुए निकलता है, लेकिन इससे बिलबोर्ड टूटकर सड़क पर गिर जाता है और कई पुलिस गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में वह पूरे इलाके में भारी तबाही मचा देता है। इसके बाद हैंकॉक सीधे अपराधियों की चलती कार के अंदर घुस जाता है। अपराधी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने गोलियों का कोई असर नहीं होता। फिर वह पूरी कार को हवा में उठा लेता है और शहर के ऊपर उड़ने लगता है। हैंकॉक अपराधियों से कहता है कि उन्होंने उसका सनग्लास तोड़ दिया है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। इसके बाद वह कार को कई इमारतों से टकरा देता है। घबराए हुए अपराधी उससे रहम की भीख मांगने लगते हैं। आखिर में हैंकॉक उनकी कार को एक ऊंचे टावर के नुकीले हिस्से पर फंसा देता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। हालांकि अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन शहर के लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उससे और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अपराधियों को पकड़ने के दौरान हैंकॉक लगभग $9 मिलियन की संपत्ति का नुकसान कर देता है। इस घटना के बाद भी लोगों की नफरत से बेपरवाह हैंकॉक अपनी पुरानी आदतों में लगा रहता है और लगातार शराब पीता रहता है। दूसरी तरफ रे एम्ब्री नाम का एक कॉरपोरेट अधिकारी अपने ऑफिस की एक खराब मीटिंग के बाद घर लौट रहा होता है। रास्ते में वह एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और उसे एहसास होता है कि उसकी कार रेलवे ट्रैक पर खड़ी है। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी ओर बढ़ रही होती है। रे बार बार हॉर्न बजाकर दूसरी गाड़ियों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुलता। धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है कि शायद अब उसकी मौत निश्चित है। उसी समय अचानक हैंकॉक वहां पहुंच जाता है। वह रे की कार को ट्रैक से दूर फेंक देता है और फिर अपनी ताकत से तेज रफ्तार ट्रेन को रोक देता है। हालांकि ट्रेन रुक जाती है, लेकिन इतनी अचानक टक्कर लगने से इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। रे की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी कार दूसरी गाड़ी पर गिरने की वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं। नतीजतन वहां मौजूद लोग एक बार फिर हैंकॉक की आलोचना करने लगते हैं। उनका मानना था कि वह चाहे तो बिना नुकसान पहुंचाए भी रे को बचा सकता था, लेकिन रे बाकी लोगों से अलग था। वह अपनी जान बचाने के लिए हैंकॉक का धन्यवाद करता है। चूंकि उसकी कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वह हैंकॉक को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। घर पहुंचने पर रे अपनी पत्नी मैरी और बेटे एरन से हैंकॉक की मुलाकात कराता है। मैरी उसे देखते ही असहज महसूस करने लगती है, लेकिन वह अपनी भावना जाहिर नहीं करती। दूसरी तरफ एरन तुरंत हैंकॉक को पसंद करने लगता है। खाने की मेज पर हैंकॉक का व्यवहार काफी असभ्य रहता है, जिससे मैरी और ज्यादा नाराज हो जाती है। इसी दौरान एरन अपने स्कूल के एक लड़के के बारे में बताता है जो उसे हमेशा परेशान करता है। तब हैंकॉक उसे सलाह देता है कि वह उस लड़के का मुकाबला करे और खुद का बचाव करना सीखे। मैरी इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं होता। कुछ समय बाद हैंकॉक वहां से जाने लगता है। विदा लेते समय रे उससे कहता है कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है। अगर वह अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करे और अपने व्यवहार में बदलाव लाए तो लोग उससे नफरत करने के बजाय उसका सम्मान करने लगेंगे। रे खुद एक पब्लिक रिलेशन विशेषज्ञ था, इसलिए वह हैंकॉक को भरोसा दिलाता है कि वह उसकी सार्वजनिक छवि सुधारने में मदद कर सकता है। वह अपना कार्ड उसे देता है और जरूरत पड़ने पर संपर्क करने के लिए कहता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और हैंकॉक अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाता है। एक दिन हैंकॉक यह सोचता है कि अब उसे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए और वह दोबारा रे एम्ब्री से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह आसमान से नीचे उतरता है, उसके भारी वजन से सड़क की कंक्रीट टूट जाती है। तभी मिशेल नाम का एक लड़का, जो एरन को पहले परेशान करता था, उसे गालियां देने लगता है।
हैंकॉक उसकी बातों को काफी देर तक सहता है, लेकिन आखिर में गुस्से में उसे उठाकर हवा में फेंक देता है। इसी दौरान रे एम्ब्री बाहर आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी मिशेल ऊपर से गिरकर सीधे रे के सिर पर गिरने वाला होता है, लेकिन हैंकॉक समय रहते उसे पकड़ लेता है। रे उसे समझाता है कि अब लोगों को नुकसान पहुंचाने का तरीका बदलना होगा। वह हैंकॉक को अपने घर के अंदर ले जाता है और इंटरनेट पर मौजूद उसके पुराने वीडियो दिखाता है, जहां लोग उसे बार बार गलत तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए रिकॉर्ड कर चुके थे। ये वीडियो उसकी खराब छवि को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। इसके बाद टीवी पर खबर आती है कि एक महिला उसके खिलाफ केस करने जा रही है और सरकार सुपर हीरो पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यानी अब हैंकॉक कानून की नजर में भी अपराधी बनता जा रहा था। रे एम्ब्री के दिमाग में एक योजना आती है। वह हैंकॉक को सलाह देता है कि यह अपनी छवि सुधारने का सबसे अच्छा मौका है। अगर वह खुद को स्वेच्छा से पुलिस के हवाले कर देता है तो लोग उसकी गलती को समझने लगेंगे और जब चाहे तब वह बाहर भी आ सकता है। हैंकॉक इस योजना को मान लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। जेल ले जाते समय वह रे की सलाह पर एक माफीनामा भाषण देता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसे गालियां देते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। फिर भी वह शांत रहता है और जेल चला जाता है। जेल में पहुंचते ही पुराने कैदी उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग उसी की वजह से जेल में आए होते हैं। वे सभी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंकॉक उन्हें चेतावनी देता है। जब वे नहीं मानते तो वह 2 कैदियों को बुरी तरह हरा देता है, जिसके बाद कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन रे एम्ब्री उसे बताता है कि उसे 8 साल की सजा सुनाई जा सकती है। ये सुनकर हैंकॉक घबरा जाता है और जेल से भागने की सोचता है, लेकिन रे उसे रोक देता है और बताता है कि ये सब उसकी योजना का हिस्सा है। रे समझाता है कि जैसे ही हैंकॉक जेल में रहेगा, शहर में अपराध बढ़ जाएगा। तब पुलिस मजबूर होकर उसे बाहर निकालेगी और लोग उसे एक असली हीरो के रूप में देखने लगेंगे। ये सुनकर हैंकॉक जेल में रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह उसके लिए खुद को सुधारने का आखिरी मौका है। कुछ दिन जेल में बीत जाते हैं। इसी दौरान एरन उससे मिलने आता है और मैरी उसे समझाती है कि उसे रे एम्ब्री की मदद का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह सच में चाहता है कि हैंकॉक एक बेहतर इंसान बने और लोग उसे सम्मान दें। हैंकॉक समझ जाता है कि एरन उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसने उसका असली नकारात्मक पक्ष कभी नहीं देखा। उसके लिए हैंकॉक एक सच्चा हीरो है, क्योंकि उसने उसके पिता की जान बचाई थी। इसी सोच के साथ हैंकॉक यह महसूस करता है कि अगर वह लोगों के सामने अपनी सकारात्मक छवि बना सके तो शायद लोग उसे भी स्वीकार करने लगें। इसके बाद से हैंकॉक के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। रे एम्ब्री लगातार उससे जेल में मिलने आता रहता है और उसके लिए एक सुपरहीरो सूट भी तैयार कर देता है। शुरुआत में हैंकॉक उस सूट को पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में वह उसे स्वीकार कर लेता है। जेल के दौरान वह धीरे धीरे बाकी कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। एक दिन खेलते समय वह गेंद इतनी जोर से फेंक देता है कि वह जेल की कंटीली तारों के बाहर चली जाती है। वह उसे लेने के लिए उड़ जाता है। गार्ड्स को लगता है कि वह भाग रहा है, इसलिए वे सायरन बजा देते हैं, लेकिन हैंकॉक गेंद लेकर शांतिपूर्वक वापस आ जाता है। यह उसके बदलते व्यवहार की पहली झलक होती है। इधर हैंकॉक के जेल जाने के बाद शहर में अपराध बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। कुछ ही दिनों में क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस चीफ को खुद हैंकॉक को फोन करना पड़ता है। शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ी बैंक डकैती चल रही होती है। डकैत बैंक के अंदर लोगों को बंधक बनाकर तिजोरी लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि बाहर पुलिस और FBI बंधकों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। ठीक उसी समय हैंकॉक वहां पहुंच जाता है। इस बार वह एम्ब्री की सलाह मानते हुए इमारत को तोड़े बिना धीरे और संतुलित तरीके से उतरता है और एक साफ सुथरी लैंडिंग करता है। यहाँ तक कि वह सूट भी पहने हुए होता है। पुलिस को देखकर वह शांति से कहता है, गुड जॉब, जो कि एम्ब्री ने उसे सिखाया था। पुलिस उसे बताती है कि डकैतों के पास भारी हथियार हैं और वे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हैंकॉक बिना किसी डर के सीधे गोलियों के बीच से चलता हुआ बैंक के अंदर पहुंच जाता है। गोलियां उसके शरीर से ऐसे टकराती हैं जैसे उनका कोई असर ही न हो। अंदर वह देखता है कि एक महिला पुलिस अधिकारी गोलीबारी के बीच फंस गई है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि डकैत उस पर लगातार भारी फायरिंग करते हैं, लेकिन हैंकॉक पर इसका कोई असर नहीं होता। वह एक पुलिस कार को ढाल बनाकर उस महिला अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, फिर उसे पुलिस के पास पहुंचा देता है। इसके बाद पुलिस कैप्टन उसे डकैतों को खत्म करने का आदेश देता है।
हैंकॉक तुरंत कार्रवाई करता है और तेजी से उड़ते हुए इमारत के अंदर घुसकर एक एक करके डकैतों को बाहर निकालने लगता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वह लगभग अदृश्य जैसा दिखाई देता है। डकैतों का नेता अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को गायब होते देख पूरी तरह हैरान और घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद अंत में हैंकॉक डकैतों के लीडर के सामने पहुंच जाता है। लीडर हाथ में ट्रिगर दबाकर बंधकों को धमका रहा होता है। हैंकॉक देखता है कि सभी बंधकों के शरीर पर बम बंधे हुए हैं। डकैत का लीडर धमकी देता है कि क्योंकि हैंकॉक ने उसके साथियों को गायब कर दिया है, इसलिए अब उसे ही बैंक का वॉल्ट तोड़कर $30 मिलियन निकालने होंगे। साथ ही वह उसे गालियां देता है। हैंकॉक को उसकी गाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उससे दोबारा गाली देने को कहता है। जैसे ही डकैत फिर से गाली देता है, हैंकॉक गुस्से में उसके ऊपर एक डस्टबिन फेंक देता है, जिससे वह मारा जाता है और बंधकों की जान बच जाती है। इस घटना के बाद जो लोग पहले हैंकॉक को गालियां देते थे, वही अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसी के साथ वह लोगों की नजरों में एक असली हीरो बन जाता है। टीवी पर यह देखकर रे एम्ब्री बेहद खुश हो जाता है। उसी रात इस सफलता की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में शराब पीते हुए एम्ब्री बताता है कि मैरी एरन की असली मां नहीं है। एरन की मां की मौत के बाद एक दिन सुपरमार्केट में डायपर खरीदते समय उसकी मुलाकात मैरी से हुई थी। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया, क्योंकि मैरी ने एरन को एक मां की तरह पाला। इस दौरान एम्ब्री काफी शराब पी लेता है। फिर वह हैंकॉक से अपनी कहानी बताने को कहता है। हैंकॉक बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वह कौन है। लगभग 80 साल पहले वह अचानक एक अस्पताल में अपनी याददाश्त खोकर जागा था। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन उसे अपनी पहचान याद नहीं थी। जब नर्स ने उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की तो सुई मुड़ गई। अस्पताल में उसे कोई लेने नहीं आया, इसीलिए उसे लावारिस मानकर उसका नाम हैंकॉक रख दिया गया। तभी से लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। यह भी साफ होता है कि वह सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं। कहानी खत्म होने के बाद रात हो जाती है। देर रात नशे में एम्ब्री को हैंकॉक उसके घर छोड़ने आता है। वह उसे कमरे में सुलाकर बाहर आता है। तभी उसकी मुलाकात मैरी से होती है। अचानक हैंकॉक मैरी की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस करता है। वह उसे किस करने की कोशिश करता है और मैरी भी जवाब देती है, लेकिन अगले ही पल मैरी उसे बेहद ताकत से बाहर फेंक देती है। हैंकॉक दीवार तोड़कर बाहर एक कार पर गिरता है और हैरान रह जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि मैरी भी उसके जैसी ही एक सुपर ह्यूमन है। मैरी उसे चेतावनी देती है कि अगर एम्ब्री को इस बारे में पता चल गया तो वह हैंकॉक को खत्म कर देगा। हैंकॉक इस बात से पूरी तरह चौंक जाता है। अगली सुबह एम्ब्री देखता है कि उसके घर की दीवार टूट चुकी है। मैरी उसे समझाती है कि शायद यह हैंकॉक की छींक की वजह से हुआ होगा, और एम्ब्री इस बात पर विश्वास कर लेता है। कुछ देर बाद हैंकॉक वापस आता है और तीनों सामान्य रूप से बातचीत करने लगते हैं। रे एम्ब्री के फोन पर अचानक एक कॉल आती है और वह बातचीत में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हैंकॉक मैरी के सामने एक चम्मच रखकर उसकी ताकत की जांच करता है। जब चम्मच मुड़ जाता है तो उसे एहसास होता है कि मैरी भी उसकी तरह ही सुपर ह्यूमन है। मैरी उसे इस तरह का व्यवहार करने से रोकती है, लेकिन हैंकॉक उसकी बात नहीं मानता और आसपास की चीजें उठाकर उस पर फेंकने लगता है। इससे मैरी गुस्से में आ जाती है। हैंकॉक उससे कहता है कि उन्हें अकेले में बात करनी चाहिए। मैरी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद जब एम्ब्री काम पर चला जाता है, मैरी हैंकॉक के सामने उड़कर लैंड करती है। हैंकॉक पूछता है कि क्या वह भी उसकी तरह है, कि क्या वह भी सुपर ह्यूमन है। मैरी जवाब देती है कि वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर वह दावा करती है कि हैंकॉक उसका भाई है, लेकिन हैंकॉक इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर वह उसकी बहन होती तो वह उसे किस नहीं करती। मैरी उसकी बात को नजरअंदाज करके वहां से उड़ जाती है और हैंकॉक उसका पीछा करता है। इधर एम्ब्री अपने ऑफिस में एक कॉर्पोरेट मीटिंग में व्यस्त होता है। वह लंबे समय से एक प्रोजेक्ट ऑल हार्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें लोगों को मुफ्त दवाइयां और जरूरी सुविधाएं देने की योजना थी, लेकिन कंपनी के लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि जब उन्हें हैंकॉक और एम्ब्री के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं, लेकिन बदले में एम्ब्री को अपनी कंपनी के मार्केटिंग काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हैंकॉक और मैरी लड़ते झगड़ते न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। मैरी अचानक उग्र हो जाती है और एक बस उठाकर सीधे हैंकॉक पर फेंक देती है।
कुछ ही पलों में वहां एक भयानक बवंडर जैसा माहौल बन जाता है, जिससे पूरा इलाका तबाह होने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि मैरी असल में हैंकॉक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हैंकॉक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति और बिगड़ जाती है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे आसपास भारी तबाही होती है। आखिरकार दोनों उसी इमारत में पहुंच जाते हैं जहां एम्ब्री एक मीटिंग में मौजूद था। हैंकॉक मैरी को जमीन पर दबाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। मैरी रोते हुए कहती है कि जब भी वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है, हैंकॉक उसे वापस अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन हैंकॉक उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता और बार बार उससे माफी मांगता रहता है। एम्ब्री यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। बाद में जब वह घर लौटता है तो वह अपनी आंखों से मैरी को उड़कर आंगन में उतरते हुए देखता है। वह तुरंत हैंकॉक और मैरी से इस पूरे मामले की सच्चाई पूछता है। तभी मैरी एक बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि हैंकॉक उसका पार्टनर है। अतीत में लगभग 80 साल पहले वे दोनों एक साथ थे। उस समय उनके जैसे कई सुपरह्यूमन मौजूद थे, लेकिन अब उनमें से लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा है। केवल वह और हैंकॉक ही बचे हैं। हैंकॉक एक पुराने हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो बैठा था, जिसके बाद मैरी उससे दूर चली गई। कुछ समय बाद उसने रे एम्ब्री के साथ एक सामान्य जीवन शुरू कर दिया। मैरी के अनुसार यह फैसला उसने हैंकॉक की भलाई के लिए लिया था, हालांकि उसने इसका असली कारण कभी नहीं बताया। यह सच जानने के बाद हैंकॉक गहरे सदमे और अवसाद में चला जाता है। वह शराब खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है। इसी दौरान टीवी पर खबर चल रही होती है कि वही जेल से भागा हुआ डकैत लीडर, जिसे हैंकॉक ने पकड़ा था, अब वापस आ चुका है और वह बदला लेने की योजना बना रहा है। स्टोर में हैंकॉक जब बिल चुकाने जाता है तो दुकानदार उसे 910 का बिल दिखाता है। हैंकॉक हैरान हो जाता है, लेकिन दुकानदार बिल पर लिखे शून्य को ढककर उसे संकेत देता है कि वह 912 पर कॉल कर रहा है। इससे हैंकॉक समझ जाता है कि दुकान में डकैती हो रही है। वह तुरंत कार्रवाई करता है और एक अपराधी को पकड़कर बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी दूसरा अपराधी दुकानदार को बंधक बना लेता है। हैंकॉक उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन उसी दौरान वह अपराधी उसे गोली मार देता है। पहली बार हैंकॉक को अपनी चोट का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वह घायल हो गया है और उसके शरीर से खून बह रहा है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या उसकी शक्तियां खत्म हो रही हैं? यह सोचते ही वह गिर पड़ता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यह खबर टीवी पर भी फैल जाती है। एम्ब्री जब यह खबर सुनता है तो तुरंत अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां पत्रकारों की भीड़ उसे घेर लेती है। इससे पहले ही मैरी अस्पताल पहुंच जाती है और हैंकॉक के पास बैठ जाती है। वह उसे बताती है कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मैरी समझाती है कि जब वे दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं तो उनकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और वे सामान्य इंसानों की तरह कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से वह 80 साल पहले हैंकॉक से दूर चली गई थी। फिल्म की शुरुआत में भी उसने एम्ब्री के घर आते ही हैंकॉक को पहचान लिया था और उसे दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। फिर मैरी उसके शरीर पर मौजूद पुराने घावों के निशान दिखाकर उनके अतीत की कहानी बताने लगती है। सदियों से कई बार लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। ईसा मसीह के जन्म से 4 साल पहले एक समूह ने मैरी पर तलवार से हमला किया था, लेकिन हैंकॉक ने उसे बचा लिया था। इसके बाद एक बार लोगों ने मैरी को जिंदा जलाने की कोशिश की और उस समय भी हैंकॉक आग में कूदकर उसे बचा लेता है। लेकिन लगभग 80 साल पहले हुए आखिरी हमले में हैंकॉक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अपनी याददाश्त खो देता है। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तभी मैरी समझ जाती है कि अब उससे दूर जाने का समय आ गया है। अगर वह दूर चली जाए तो दोनों सुरक्षित रहेंगे। भारी दिल के साथ मैरी उससे दूर चली जाती है। एम्ब्री दूर खड़ा होकर मैरी और हैंकॉक की बातें सुन रहा होता है। वह उनके अतीत को समझ तो जाता है, लेकिन तभी अचानक एक आदमी आकर मैरी पर राइफल से गोली चला देता है। गंभीर चोट लगने से मैरी वहीं गिर पड़ती है, क्योंकि हैंकॉक के लगातार पास रहने से उसकी शक्तियां पहले ही कमजोर हो चुकी थीं। हमलावर रेड पार्कर के लोग होते हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर दोनों को खत्म करने आए थे। हैंकॉक गुस्से में आकर कई हमलावरों को आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन उसकी अपनी हालत भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर मैरी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जाती है। इसी दौरान एक ताकतवर आदमी हैंकॉक पर गैस सिलेंडर से हमला करता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दर्द के बावजूद हैंकॉक उसे भी खत्म कर देता है।
लेकिन मैरी की हालत और भी खराब हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होती जाती है और वह मौत के करीब पहुंच जाती है। डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मैरी को झटके दिए जाते हैं, हैंकॉक भी उन्हें महसूस करता है और उसकी हालत भी और बिगड़ जाती है। इसी बीच रेड पार्कर खुद सामने आ जाता है। वह हैंकॉक पर गोलियां चलाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। रेड पार्कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब उसका अंत करीब है और वह स्वर्ग या नर्क कहीं भी जा सकता है। वह उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एम्ब्री अचानक वहां पहुंचकर एक कुल्हाड़ी से रेड पार्कर का हाथ काट देता है और एक जोरदार वार से उसे खत्म कर देता है। इस तरह वह हैंकॉक को बचा लेता है, लेकिन अब स्थिति और भी खराब हो चुकी होती है। हैंकॉक और मैरी दोनों की हालत नाजुक हो जाती है और उनकी धड़कन बहुत कम रह जाती है। एम्ब्री यह सब सहन नहीं कर पाता और एरन को लेकर एक बेंच पर बैठ जाता है। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त हैंकॉक था और दूसरी तरफ मैरी। हर कोई मौत के बहुत करीब था और हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। लेकिन अचानक चमत्कार की तरह हैंकॉक को होश आ जाता है। दूसरी तरफ मैरी की धड़कन भी वापस आ जाती है। हैंकॉक तुरंत इमारत की खिड़की से बाहर कूद जाता है और अपनी बची हुई पूरी शक्ति के साथ मैरी से दूर उड़ने की कोशिश करता है। कई बार वह उड़ान भरते भरते गिर भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह मैरी से दूर जाता है, दोनों की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि मैरी ने जो कहा था वह सच था। वे जितने दूर रहेंगे उतना ही जीवित और शक्तिशाली रहेंगे। आखिरकार अपनी पूरी ताकत जुटाकर हैंकॉक बहुत दूर उड़ जाता है और उसी के साथ मैरी भी पूरी तरह होश में आ जाती है। कुछ समय बाद 1 महीने का समय बीत चुका होता है। मैरी और एम्ब्री एरन के साथ छुट्टियां बिता रहे होते हैं और धीरे धीरे सबकी जिंदगी सामान्य हो चुकी होती है। इसी दौरान अचानक एम्ब्री के पास हैंकॉक का फोन आता है। हैंकॉक उसे ऊपर देखने के लिए कहता है। जैसे ही एम्ब्री और मैरी ऊपर देखते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। आसमान में पूर्णिमा के चांद के बीच ऑल हार्ट का विशाल साइन दिखाई देता है, जिसे हैंकॉक ने चांद की सतह पर बना दिया होता है। हैंकॉक अपने दोस्त एम्ब्री से कहता है कि वह असली सुपर हीरो है, ताकत से नहीं बल्कि अपने दिल और सोच से। ऐसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं। हैंकॉक यह भी कहता है कि वह हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा, चाहे वह कहीं भी हो। इसी के साथ यह असाधारण फैंटेसी फिल्म समाप्त हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में हैंकॉक फिर से एक अपराधी के सामने होता है और जब वह उसे वही गाली देता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, तो साफ समझ आता है कि अब उसका जवाब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।